हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी हिंदी टीचर लाली मैडम आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस सुनहरे से चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। बेटा, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे और आप साथ ही साथ अपने स्कूल की पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। कंटिन्यू अर्थात निरंतरता के साथ स्कूल जाते होंगे, कोई बहाना शहाना नहीं करते होंगे, है ना? ओके, चलिए चलते हैं थोड़ा सा किताब की तरफ, अध्ययन की तरफ, जो कि हमारा मेन उद्देश्य है ना? तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने गद्य खंड का पार्ट कौन सा स्टार्ट कर लिया है, बताइए? पार्ट तीसरा, गद्य खंड का चैप्टर नंबर 3, अर्थात 10 से हमारा गद्य खंड स्टार्ट हुआ था। 10, 11, 12, है ना? 12 पार्ट का सार इससे पहले वाले वीडियो में आप देख चुके हैं। और उसमें क्या था? चैप्टर का नाम क्या था? लखनवी अंदाज। लिखा था किसने था? यशपाल जी ने। और क्या देखा था, क्या सुना था, क्या समझा था, क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था बताइए? लखनऊ के नवाब साहब के ठाट बाट, रईसी का अंदाज। साथ ही साथ लेखक यशपाल जी ने अपने अनुभव हमसे शेयर किए, है ना, हमारे साथ साझा किए। साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरह से नवाब साहब ने आराम से खीरे काट कर खाने की इच्छा जाहिर की और साथ ही साथ लेखक को ऑफर किया, लेकिन लेखक ने मना कर दिया, है ना? उनके मना करने पर शायद नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि मुझे एक साधारण सा व्यक्ति ना करता है, तो उनके शायद आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो। और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी खीरे नहीं खाए और क्या किया? सारे खीरे लेखक को दे दिए थे? नो, उन्होंने क्या किया था? एक एक करके खीरे की फांकों को ले गए, रसास्वादन से आंखें बंद हो गई, लेकिन आराम से खिड़की से बाहर फेंकते गए सारे खीरे। और इतना ही नहीं, आराम से ऐसा लगा और लेट गए और क्या कहा? कौन सी क्रिया हुई? एकदम से डकार ली उन्होंने, ऐसा। तो अब लेखक ने सोचा कि बिना खीरा खाए डकार आ सकती है, जो कि लेखक तो लेखक है, लिखना है उन्हें। तो उन्होंने सोचा जब बिना खाए कुछ खाए पेट भर सकता है, डकार आ सकती है, तो फिर बिना विचार, पात्र या घटना के कहानी लिखी जा सकती है। हमसे यही पूछा था उन्होंने, हमने आपसे भी यही पूछा था। तो आपने अपने विचारों को भी शेयर किया था हमारे साथ, साझा किया था कि हाँ, शायद विचार ना हो तो लिख सकते हैं, या पात्र ना हो तो लिख सकते हैं, या कोई घटना ना हो तो लिख सकते हैं। लेकिन तुरंत ही आप लोगों ने ये कहा नहीं 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 नहीं, इन तीनों के ही किसी एक के भी अभाव में कोई भी नई कहानी की रचना करना असंभव है। कुछ नहीं लिख सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि विचार कहानी का आधार तत्व होते हैं, पात्र विचारों को व्यक्त करने का जरिया होते हैं, एक घटना कहानी को या कथा को आगे बढ़ाती है। इसलिए कहानी में ये तीनों तत्व कौन कौन से? विचार, पात्र और घटना अनिवार्य होते हैं, कंपलसरी होते हैं। इनके बिना कोई कहानी की रचना नहीं की जा सकती। आज हम पाठ 12 लखनवी अंदाज, रिटन बाय यशपाल जी, है ना, लेखक हैं यशपाल जी, उसी चैप्टर के हम प्रश्न अभ्यास करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो बी रेडी, है ना? अच्छे से अपनी बुक को भी साथ में लेकर बैठिए, साथ ही साथ सुनिएगा, समझिएगा। जितने अच्छे से आप प्रश्नों को सुनेंगे, मैं बार बार बेटा यही कहती हूं, और आपको हमेशा सुनना समझना होगा, क्योंकि जब तक हम प्रश्न नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम उत्तर का निर्माण कैसे करेंगे? और हमें रटना नहीं है, हमें ये नहीं कि ये जो लिखा है वो वैसा ही हो, ऐसा कि लेखक वहां जा रहे थे, लेखक वहां जा रहे थे। नो, हम अपने अकॉर्डिंग उत्तरों का निर्माण कर सकें। यही तो है कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, है ना, रचनात्मक। इस तरह से आप अपनी रचनात्मकता के आधार पर भी उत्तरों का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्न अभ्यास की तरफ। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? पाठ आपने पढ़ा था ना, सुना था ना। लेखक को कब पता चला कि नवाब साहब उनसे बिल्कुल बातचीत करना ही नहीं चाहते? बताइए। हाँ, यस, नवाब साहब ने उनकी तरफ देखा नहीं, ना ही मुस्कुराया, ना ही स्माइल दी, है ना, और कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई, आराम से आलती पालती मारकर बस बैठे रहे। आइए पढ़ते हैं।
मैं पढ़कर आपको इसलिए बताती हूं ताकि आपकी जो पठन कौशल है, रीडिंग स्किल है, वो भी साथ साथ अच्छे से विकसित होता रहे और आप साथ साथ पढ़िएगा, है ना। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ। भीड़ से बचकर यात्रा करने के उद्देश्य से जब लेखक सेकंड क्लास के डब्बे पर चढ़े तो उन्होंने देखा कि एक नवाब साहब पहले से ही उस डब्बे पर विराजमान है। लेखक को देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव उभर आया, क्योंकि लेखक ने उनके एकांत में शायद विघ्न डाल दिया, जो नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि नवाब साहब ने सेकंड दर्जे का टिकट इसलिए लिया होगा कि मैं अकेले आराम से बैठूंगा, पूरा डब्बा मेरा है। लेकिन जैसे ही लेखक आए तो उनको लगा जैसे उनके एकांत में विघ्न पड़ गया, है ना। इसलिए उन्होंने लेखक से बातचीत करने की ना तो कोई पहल की, ना कोई रुचि दिखाई, और लेखक की ओर से देखने की बजाय खिड़की से के बाहर दृश्य को देखने लगे। जब कोई आता है तो हम लोग ऐसे नहीं देखने लगते हैं, या अपरिचित भी हो तब भी हम मुस्कुरा देते हैं। लेकिन जैसे ही लेखक डब्बे में चढ़े उन्होंने उनकी देखने की तरफ कुछ प्रतिक्रिया नहीं जताई और साथ ही साथ ट्रेन के डब्बे से बाहर देखने लगे और लेखक की ओर देखने के बजाय बाहर देखने लगे। इन सब हाव भाव से लेखक ने जान लिया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। लेखक समझ गए कि नवाब साहब उनको मतलब नवाब साहब को मेरा यहां आना अच्छा नहीं लगा। समझ आया बेटा? अपने शब्दों में उत्तर लिख सकते हैं ना, आप लिख पाएंगे। लेकिन देखिए बेटा, एक और बात मैं बताती हूं, जब कोई भी उत्तर आप अपने मन से कहते हैं ना बच्चे कि मैम मैं मन से लिख दूं, क्या मन से लिख दूं, अवश्य लिखिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई मन से प्रश्न लिखते हैं या उत्तर लिखते हैं तो पहले कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, यहां निर्मित कर लीजिए मस्तिष्क में कि शुरुआत यहां से होगी, है ना। फ्रेम कर लीजिए कि ये हमारी बॉडी होगी, ये यहाँ का स्टार्टिंग होगा और एंड यहाँ से होगा। अदरवाइज परीक्षाओं में ही हम प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर फाइनल एग्जाम कब देंगे? समझ में आया ना समझ में व्हाट आई वांट टू से, कि हमें पहले से अभ्यास करना चाहिए कि हर एक प्रश्न का हम यहां से शुरू करेंगे, समापन यहां पर करेंगे। नहीं तो हम परीक्षा में लिखना तो शुरू कर देते हैं लेकिन हमें समझ ही नहीं आता कि अब एंड कैसे करें, उत्तर को समाप्त कैसे करें, और हम बड़ा फिर भ्रमित हो जाते हैं और बस वहीं गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा और यदि इन शब्दों को अपने तरीके से आप रचना करेंगे तो बहुत बेहतर होगा, और इसी तरह से यदि आप कर सकते हैं तो और भी अच्छा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न दूसरा, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इंगित करता है, समझते हैं बच्चों? इंगित करने का अर्थ होता है, क्या होता है बताइए? इंगित करने का अर्थ होता है इशारा या संकेत। सबसे पहले उन्होंने खीरा काटा अच्छे से, बिल्कुल जीरा मिला, नमक बुरका, लेकिन अंत में वो खीरे को खिड़की से बाहर फेंकते गए। तो उनका किस स्वभाव की तरफ इशारा करता है ये चीजें? आप बताएंगे क्या? क्या खीरा कड़वा था ऐसा उनको लगा, करोई ककड़ी की तरह, है ना? या फिर उनको अच्छा नहीं लगा, लेखक ने खाने से मना कर दिया था तो उनको ऐसा लगा कि जब ये व्यक्ति नहीं खा रहा है तो मैं क्यों खाऊं? या उनका अहंकार जाग गया था, या उनके आत्मसम्मान को ठेस लगी थी, या उनका ईगो हर्ट हुआ था? देखते हैं क्या करते हैं। नवाब साहब ने जब बहुत ही जतन मीन्स यत्न, ठीक है, ये आंचलिक शब्द होते हैं, क्षेत्रीय भाषा के शब्द, उसमें नमक मिर्ची बुरका और अंततः सूंघ करी खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका ऐसा करना उनकी नवाबी ठाट बाट दिखाता है, और वे ऐसा करके लेखक को, ध्यान से सुनिएगा, वे ऐसा करके लेखक को अपनी अमीरी और नवाबीपन का दिखावा चाहते थे, है ना। दिखाना चाहते थे कि मैं नवाब हूं, ऐसा ही मत समझना मुझको, देखो मैंने खीरे फेंक दिए खिड़की से बाहर। लेखक के अनुसार उनका ऐसा करना दंभ मतलब समझते हैं? छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहें, सुना है? ठीक है, दंभ मतलब घमंड, अभिमान, मिथ्या प्रदर्शन, मतलब अपने गर्व, अपना दर्प, घमंड, दंभ का झूठा प्रदर्शन। मिथ्या मीन्स झूठा। वो दिखाना चाहते थे कि मैं देखो नहीं खा रहा हूं, तुमने मुझे मना किया ना, अब मैं भी नहीं खाता हूं, फेंक देता हूं खीरे, भले ही मैंने इतनी मेहनत की, तो अभी ये कौन सी बात हुई? ठीक है,
मिथ्या प्रदर्शन और उनके व्यवहारिक खोखलेपन की ओर संकेत करता है। खोखलापन समझते हैं? कुछ नहीं है, फिर भी हम ऐंठ में रहेंगे, फिर भी हम अकड़ में रहेंगे। आपने वो सुना होगा ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अर्थात ये जो और ना सिर्फ नवाबों के ठाट बाट, अर्थात ऐसे समाज में इस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन को बड़े सादे तरीके से बिताना है। सादा मतलब ये नहीं कि हम कहीं भी कैसे भी उठकर चले जाएं। जिस पद पर हम हैं, जिस स्टेज पर हम हैं, आप विद्यार्थी हैं, हम आपके टीचर हैं, जहां हम जाते हैं, मान लीजिए अब स्कूल में आपको यूनिफॉर्म पहनकर जाना होता है, अच्छे से बिल्कुल सिर से लेकर पैर तक आपको लाइक स्टूडेंट नजर आना होता है, ठीक है। अब उसमें आप अच्छे लगते हैं। हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप जब आपके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी हो तब भी आप स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जाइए, है ना। तो ये जहां हमें जाना है, जैसा देश वैसा वेश हमें अपनाना होता है। अपने व्यवहार को एकदम मधुर रखना होता है। मधुर रखने का तात्पर्य ये कदापि नहीं होता है कि हम दब्बूपन के शिकार हो जाएं। तो यहां पर बेटा हम जो हैं उसको हमें स्वयं बताने की आवश्यकता नहीं होती है। हम जो हैं वो दिखाई देता है। इससे पहले वाला वीडियो देखा था ना आपने, सूर्य कभी नहीं कहता कि दीपक आओ ना, मुझे रोशनी दिखाओ ना, कैसा हूं मैं, मुझे बताओ। एक गुणी व्यक्ति या चंदन कभी नहीं कहता कि देखो देखो मेरी खुशबू कितनी अच्छी है, सूंघो ना, ठीक है। या फिर एक पुष्प, खिलता हुआ पुष्प, गुलाब हो, कोई भी, बहुत सारे जो सुगंधित पुष्प होते हैं, वे कभी नहीं कहते कि देखो मैं कितना सुगंधित हूं। उनकी खुशबू हर तरफ चारों ओर बिखर जाती है। ठीक उसी प्रकार से गुणी व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, व्यवहार कुशल व्यक्ति का व्यवहार बोलता है, उसके गुण बोलते हैं। हमें अपने आप से कुछ भी जताने की आवश्यकता नहीं होती कि मैं ये हूं, तुम मुझे जानते नहीं हो। अरे यदि आप वाकई में वो होते तो आपको बताने की जरूरत नहीं होती, हम जानते ना आपको। ठीक है, आइए चलते हैं। तो यहां देखा हमने कि किस तरह से उनके व्यवहार का खोखलापन दिखाया है, साथ ही साथ उनका मिथ्या अभिमान दिखाया है, झूठा गर्व घमंड दिखाया है। ओके, समझ आया बच्चों? तो इस प्रकार से आप उत्तरों का निर्माण अच्छे से कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न वही आ गया, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप बच्चों आपसे पूछ रहे हैं, लेखक ने आप ही से पूछा और मैं भी आप ही से पूछ रही हूं कि क्या बिना विचार, घटना और पात्र के कहानी लिखी जा सकती है? लेखक ने कहा कि जब कोई कुछ बिना खाए पिए डकार ले सकता है तो हम बिना विचार पात्र की कहानी भी लिख सकते हैं। तो क्या आप लेखक की बात से सहमत हैं? क्या तीन जो तत्व हैं, विचार, पात्र और घटना, उनके अभाव में या उनके बिना कहानी लिखी जा सकती है, पूरी की जा सकती है? बताइए। नो 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 नो। अच्छा, वेरी नाइस, बिल्कुल नहीं लिख सकते। अर्थात जो वो दिखा रहे थे नवाब साहब, वो खोखलापन था, वो सिर्फ दिखावा था, ऐसा कदापि होता नहीं है। ठीक है, जो होता है वो अपने आप दिखाई देता है, उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने वो सुना है? बिल्कुल सुना होगा। दोहा है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों ना बोले बोल। रहीमदास जी का दोहा है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों ना बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। समझ में आया? हीरा कभी नहीं कहता है कि देखो 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 मैं चमक रहा हूं, मैं इतना महंगा हूं। उसका गुण, उसकी चमक अपने आप दिखती है। ठीक उसी प्रकार से अब एक और दोहा है। हाँ, यदि हमें बड़ा, वाकई में हम बड़े व्यक्ति हैं, तो कुछ बड़े व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी के काम ही नहीं आते हैं। किसी के काम नहीं आते मतलब धन दौलत पैसा इतना अधिक है कि वो रखा रखा कहीं भी मतलब व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन मदद नहीं करना है, किसी जरूरतमंद की सहायता नहीं करना है। एक और दोहा है, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। खजूर का पेड़ देखा है ना, कितना, सॉरी अच्छे से बनाकर देखती हूँ शायद बन जाए। ऐसे लंबा सा पेड़ होता है, ऐसा गया 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 गया, बिल्कुल सीधा सा पेड़, और इस तरह का खजूर का पेड़। ठीक है, ऐसा खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा। मान लीजिए
मेरी ड्राइंग तो अच्छी है नहीं, ये खजूर का पेड़ है और बिल्कुल कोई चढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं और पत्ती मत्ती भी इतनी अच्छी नहीं जिससे कि किसी को राहगीर को छाया मिल सके। ठीक है, तो क्या बताना चाहते हैं, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब बड़ा यदि है कोई व्यक्ति जिसके पास परमात्मा की कृपा से, उसकी मेहनत से सब कुछ है, लेकिन ऐसा बड़ा होने का भी क्या अर्थ जो किसी के काम ना आ सके, जो जरूरतमंदों की सहायता ही ना कर सके, या फिर उसके घर के सामने से याचक लौट कर चला जाए। याचक मींस जिसको जरूरत थी, उसने सहायता मांगी और उसने किसी की तरफ देखा ही नहीं। इतनी ऊंचाई पर अपने आप को मान रहा है कि जो और सभी लोग हैं उनको कीड़े मकोड़ों की तरह देख रहा है। तो ये कौन सा न्याय हुआ भाई, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी समझते हैं, या पक्षी की बात नहीं हो रही है बच्चों, पंथी अर्थात राहगीर मतलब जो राह पर चलते हैं, हम और आप सभी। ठीक है, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, किसी को छाया भी नहीं लगती क्योंकि बिल्कुल जाता है सीधा और थोड़ा सा झाड़ रहता है, और फल लागे अति दूर, ना तो किसी के काम उसके फल आते हैं, ना उसकी छाया किसी के काम आती। तो ऐसा बड़ा होने से क्या अर्थ, इससे अच्छा है कि सामान्य अपना जीवन बिताए। आई ना बात समझ में, कि हम कितने भी मतलब हमारी यही प्रार्थना रहेगी हमेशा कि हमारे बच्चे हमसे ऊंचाई पर पहुंचे। ठीक है, लेकिन इस बात को हमेशा मैं कहती रहती हूं और कहती ही रहूंगी कि अपने पांव हमेशा जमीन पर टिकाए रखना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जो भी हम प्राप्त करेंगे वो आशीष, वो कृपा और हमारी मेहनत जब तीनों मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता ही है, डेफिनेटली मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, हम मतलब व्यक्ति, समाज में रहने वाले, ऊंचाई पर पहुंचकर अपना सब कुछ खो बैठते हैं, जस्ट लाइक नवाब साहब, है ना, क्या करते हैं, और वो अपने आप को खो जाते हैं और फिर लोगों को, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर व्यक्ति हैं, उनको कुछ नहीं समझते। तो यहां पर बात है इंसानियत की, मानवता की। हमें अपने अंदर इंसानियत और मानवता की भावना हमेशा बसाकर रखनी चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता, और सहायता केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, सहायता कई प्रकार से की जा सकती है। मानसिक रूप से सहायता कर सकते हैं हम, सामाजिक रूप से सहायता कर सकते हैं हम, है ना, इमोशनली सहायता कर सकते हैं हम, भावनात्मक रूप से हम सहायता कर सकते हैं। तो सहायता करने के लिए जरूर नहीं है कि अब हम कैसे सहायता करें, हमारे पास तो बहुत सारे सूटकेस में पैसे ही नहीं रखे, हम क्या सहायता करेंगे। बेटा, हम हर एक व्यक्ति हर एक दूसरे की सहायता कर सकता है, इफ दे वांट, यदि हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बस यही है कि हम चाहें तो। आइए देखते हैं लेखक ने क्या कहा है। ओके, यहां पर बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, अर्थात नहीं लिखी जा सकती। और मैं भी लेखक के इन विचारों से पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि कहानी किसी घटना विशेष का वर्णन करती है, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, जैसे कब, क्यों, कैसे, ये सब क्या बताती है, घटना। और इसका अर्थ है कि वह घटना कब हुई, क्यों हुई और ये कैसे हुई। और कोई भी घटना पात्रों के बिना तो अधूरी है। जब घटना में पात्र ही नहीं होंगे तो वो घटना कैसी रह जाएगी, क्योंकि पात्र ही संवाद में उस घटना को व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि क्यों पात्र, घटना और विचार कहानी के आवश्यक और अनिवार्य तत्व हैं। अच्छे से समझ लीजिए, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पाठ से संबंधित प्रश्न आता है तो एक ये तो मतलब आता ही है, टेस्ट होंगे आपके, प्री बोर्ड्स होंगे, बोर्ड्स होंगे, तो इस प्रश्न को लिया जाता है क्योंकि इसमें थिंकिंग स्किल हुई है ना, साथ ही साथ इन्वॉल्व, दैट्स वाई। ठीक है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, अर्थात नहीं लिखी जा सकती। ध्यान से रखिए, ध्यान रखिएगा कि कहानी मतलब घटना का क्या कारण वो रहता है काम, पात्रों का क्या काम रहता है और विचार क्या करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और मैं भी लेखक के विचारों से, क्योंकि कहानी किसी घटना विशेष का वर्णन करती है। ठीक है, क्योंकि कहानी किसी भी, कोई भी कहानी होगी किसी ना किसी घटना का तो वर्णन करती है, जैसे कब, क्यों और कैसे। इसका अर्थ है कि घटना कब क्यों हुई है, और पात्रों के बिना कोई भी घटना अधूरी है, क्योंकि पात्र ही उस संवाद को व्यक्त करते हैं। अभी देखिए और आगे क्या है, और विचार नहीं होंगे तो किस तरह से वो होगा, कोई भी विचार नहीं आएंगे तो कोई भी लेखक बिना विचार के क्या
कहानी लिख सकता है। एक प्रश्न, एक नॉट प्रश्न, मैं आपसे एक कार्य देना चाहती हूँ आपको, उसको कीजिएगा जरूर। कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो एक हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया था, आप सर्च कीजिएगा जरूर हाँ गूगल पर, कि एक वैज्ञानिक थे, आई थिंक चॉम्स्की, यस चॉम्स्की उनका नाम था। उन्होंने ये प्रूफ किया था प्रूफ किया था, ये हमसे पूछा था कि बताइए विचार पहले आए या भाषा, थॉट्स पहले आए या लैंग्वेज? क्या आप बता सकते हैं कि थॉट्स पहले आए या लैंग्वेज? क्या लगता है आपको, विचार पहले आए होंगे या भाषा पहले आई होगी? हाँ, विचार विचार विचार, किसी ने कहा नो 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 नो, भाषा भाषा भाषा। अच्छा ओके, एक और प्रश्न पूछती हूँ। रात में तो हम सोए रहते हैं ना, सपने तो हम सब देखते हैं ना, सपने आपने देखे होंगे, सबने देखे होंगे, तो सपने आते हैं आपको कौन सी भाषा में आते हैं? जो हमारी अपनी भाषा होती है, अधिकतर हमारी राजभाषा, मातृभाषा हिंदी में, क्योंकि इसी में हमारा वार्तालाप होता है, इसी में अधिकतर हमारा व्यवहार होता है। और ये नहीं, अधिकतर की बात कर रही हूं, बाकी सब अपनी अपनी भाषा, जो आपकी मातृभाषा होगी उसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर आप मुझे सर्च करके बताएंगे, मुझे उत्तर पता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप कितना इस वीडियो को सुन रहे हैं, कितनी बातों को समझ रहे हैं। तो प्लीज जब आप सर्च करेंगे, साइंटिस्ट का नाम मैंने बता दिया है, चॉम्स्की, ठीक है। चॉम्स्की ने यह प्रूफ किया था कि भाषा पहले आई या विचार, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे, सर्च करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, फिर हम इस बात पर चर्चा करेंगे आगे, ओके। देखिए, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? लेखक ने तो दे दिया लखनवी अंदाज, ठाट बाट, लेकिन यदि आपसे हम कहें कि एक और टाइटल दीजिए ना, अपने हिसाब से आप कौन सा टाइटल देना चाहेंगे? मैं इस निबंध को दूसरा नाम देना चाहूंगा, नकली अंदाज या रईसी ठाट बाट या बनावटी दुनिया, है ना। क्योंकि नवाब साहबों का समय तो कब का जा चुका था और उनकी नवाबी भी बहुत पहले ही छिन चुकी थी, लेकिन दिखावे की प्रकृति अभी भी बरकरार है। वही रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। समझ आया कि हमें अपने हिसाब से भी ये अपठित गद्यांश आते हैं, हिंदी में आते हैं ना अनसीन पैसेज, उसमें हमेशा एक प्रश्न आता है कि उपर्युक्त गद्यांश को उपयुक्त या सही सार्थक शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक देने का कार्य हम कब कर सकते हैं बच्चों? जब हम बहुत अच्छे से उसको पढ़ लेंगे। तो कोई भी अपठित गद्यांश आता है, अनसीन पैसेज हिंदी में अपठित गद्यांश आता है या अपठित काव्यांश आता है, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे, हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि किस पर केंद्रित वो है, किसका नाम कितनी बार आया है, उसको हम टाइटल नहीं देंगे। किस बात का मतलब, जो कहानी या अपठित गद्यांश हमने पढ़ा वो आधारित किस पर है, जिस पर आधारित होता है, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा या बिल्कुल केंद्र बिंदु होगा, वही उसका शीर्षक होगा। ये एक बहुत ध्यान रखने योग्य बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है कि टाइटल हम किसी भी कविता का या अपठित गद्यांश का कैसे चुनेंगे, जब हम देखेंगे कि आधारित किस पर है, किस पर आधारित है। जिस पर आधारित होगी टाइटल वो दे देंगे तो आपको बिल्कुल 100% उस पर अंक मिलेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नवाब साहब दूसरा खीरा खाने की तैयारी करने का, एक नवाब साहब ने जब दूसरा खीरा खाया तो उसकी तैयारी का चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए कि किन किन चीजों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं। कभी आप तैयारी करते हैं कि नहीं? यार जो मम्मी से ही कहते हैं, मम्मी ये ला दो ना, मम्मी वो ला दो ना, मम्मी ये खाना है, मम्मी वो खाना है, काट कर दे दो ना, पीस बना कर दे दो ना, पीस करके दे दो। ये सारी चीजें आप मम्मी से, दीदी से या घर में जो भी बड़े होते हैं उनसे कहते हैं, आप अपने आप भी करते हैं? अपने आप भी करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, अपने आप भी अपने अपने छोटे छोटे से काम कर लेना चाहिए। कभी हम ही छोटे छोटे काम करके सबको सर्व कर दें, कितने खुश होंगे, अरे वाह मेरा बच्चा, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है, कुछ छोटे मोटे काम कर दिया करो। ओके, देखिए नवाब साहब पैसेंजर ट्रेन के 2nd क्लास के डिब्बे में आराम से अकाउंट में बैठे थे। खीरा खाने की इच्छा से तो ताजे चिकने खीरे एक तौलिए पर निकाल के रखे। नवाब साहब ने सीट के नीचे से पानी का लोटा निकाला और फिर उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया और उसके साथ लास्ट में क्या किया था, साफ करके सुखा लिया, जेब से चाकू निकाला,
खीरों के सिर काटे झाग निकाला, ऐसा ही लिखा है कि दोनों सिरों के खीरों के सर काटे। ठीक है, लेखक ने अपनी भाषा में लिखा है भाई। और फिर बड़े सलीके से छील कर उनकी फांके बनाने लगे। खीरे की पतली फांकों को करीने से तौलिए पर सजाया। यहां पर करीने से अर्थात तरीके से, ठीक है, यहां पर जो करीने शब्द है उसका अर्थ है तरीके से, ठीक है। तौलिए पर सजाया, उसके बाद जीरा मिला, नमक और मिर्च छिड़का, मुंह तक ले गए और इसके बाद एक एक करके उन फांकों को उठाते गए, सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा। अति 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 महत्वपूर्ण प्रश्न बेटा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों के शौक के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। इसके बाद एक और प्रश्न है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहां पर आप बताइए, क्या आपने कभी नवाबी ठाट बाट या उनकी सनकों के बारे में सुना है? क्या क्या करते थे वो, किस तरह के शौक रहते थे? बिल्कुल सुना होगा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, है ना। नवाबी रईसी, नवाबी अंदाज, ठाट, किस तरह का उनके शौक हुआ करते थे, क्या वो किया करते थे, सब सुना है ना। तो बताइए क्या है, देखिए, देखते हैं। हाँ, यह बात तो है कि नवाब अपनी वस्तु और हैसियत को बढ़ा चढ़ाकर ही दिखाते और बताते थे। बात बात पर दिखावा करना और दूसरों को नीचा दिखाना, यह उनके कुछ खास शौकों में से एक है। मतलब दूसरों को नीचा दिखाना उनके मतलब ये उनका शौक है। उन्हें अच्छा लगता है कि हम बड़े हैं, हम नवाब हैं, और दूसरे उनसे छोटे ही दिखें, ये उनकी आदत होती है। ठीक है, नहीं, हमने नवाबों की किसी और सनक के शौक के बारे में नहीं सुना या पढ़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपने इतिहास में पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि और कौन कौन सी सनक होती थी। जैसे संगीत से वो अधिक प्रेम करते थे, मतलब संगीत चल रहा है, बैठे हैं आराम से, वाह वाह, इरशाद इरशाद, या जो भी। ठीक है, तो इस तरह से उनकी बातें रहती थी। ओके, ध्यान से, मैंने जैसा अभी बताया ना बेटा कि अब जो प्रश्न आ रहा है वो देखने में बहुत छोटा प्रश्न है, लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो बहुत बड़े हैं। क्या है? क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हां, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, मैं आपसे पूछूंगी पहले ये है कि नहीं, सनक का कोई सकारात्मक रूप नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य अगर ठान ले या उसमें लगन हो तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। यहां नहीं भी लिखा है, लेकिन इसके बाद क्या लिखा है? लेकिन भी लिखा है, मतलब कि हो भी सकता है। तो यहां तो ये हो गया। यदि मैं आपसे पूछूं क्या सनक का अर्थ आप क्या लेंगे? सनक का अर्थ हम यहां पर ले सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, क्या ले सकते हैं हम? जुनून, कुछ कर गुजरने का जुनून। ठीक है, लगन, समर्पण, बिल्कुल डिवोशन तो हो गया। तो एकदम जुनून हो, किसी चीज की चाहत हो कि हमें तो ये करना ही है। जिद मतलब पॉजिटिव जिद। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं कि हां, सनक का भी सकारात्मक रूप हो सकता है। बात यदि हम करें हमारी भारतीय सेना की, यस, आर्मी फोर्स। ठीक है, बात यदि हम करें, यहां पर हम करते हैं आर्मी या भारतीय सेना। ठीक है, या हम बात करें हमारे वैज्ञानिकों की, या हम बात कहां करें बताइए? यहां पर यदि हम बात करें, जैसे हमने संगीतकार कविता पढ़ी थी ना, उसमें जो म्यूजिशियन रहते हैं, जो हेल्प करते हैं, उनको भी तो एक है कि एक वही तो है ना कि भाई नहीं हमें अच्छा करके ही दिखाना है या हमें उनके पीछे रहना है। तो यस, ऑफ कोर्स, सनक का भी सकारात्मक हो सकता है रूप, बशर्ते कि किसी भी उपलब्धि को पाने की या किसी भी कार्य को पूरा करने की जिद हो, लगन हो, समर्पण हो या जुनून हो। भारतीय आर्मी की हम बात करें, हमारी भारतीय सेना,
है ना। भारतीय सेना की यदि हम बात करें तो भारतीय सेना तो एकदम मतलब कोई उसको रिप्लेस कर नहीं सकता। उनके समर्पण की हम बात करें तो वे दिन रात सर्दी गर्मी और साथ ही साथ बेटा जो जुनून उनके अंदर रहता है, जो जिद उनके अंदर रहती है कि हमें कुछ करना है, अर्थात मातृभूमि की रक्षा के लिए हम अपना लहू के अंतिम कतरे तक भी यहीं पर खड़े रहेंगे। और बिल्कुल वो सीने पर गोली खाते हैं कि नहीं। उनके लिए उनकी मातृभूमि और उनकी देशभक्ति भावना से ऊपर कुछ भी नहीं है, ना वे स्वयं ना उनका परिवार, कुछ नहीं। ये बहुत बड़ी भक्ति है, ये बहुत बड़ी सकारात्मक सनक है, ये जुनून है जो आज हम और आप यहाँ पर आराम से सुख और चैन की नींद सोते हैं। और वो रात रात भर, चाहे वो सर्दी हो, माइनस जो डिग्री रहता है ना, -16 डिग्री और माइनस कितने भी डिग्री टेम्परेचर में भी वे वहीं पर तैनात खड़े रहते हैं। सनक ही तो है कि मुझे रक्षा करनी है। तो ये बहुत मतलब हम सैल्यूट करते हैं हमारी भारतीय सेना का, हर एक सेना, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, सबका, ठीक है। तो उनके लिए तो शत शत नमन है। भारतीय सेना को हम नमन करते हैं, हृदय से नमन करते हैं। तो उनकी वो जब इतना करते हैं तो हम अपने अपने कर्तव्य को अपने जगह रहकर तो पूरा कर ही सकते हैं। तो अपने अंदर एक उत्पन्न कीजिए क्या जुनून, सकारात्मक जुनून कि हम जो है जिस स्टेज पर हैं, हम जिस अभी भूमिका में है, उस भूमिका को बड़ी ईमानदारी से पूरी लगन मेहनत से निभाएंगे। ये सनक होनी है, ठीक है। साथ ही साथ यदि हम वैज्ञानिकों की बात करें तो जितने भी नए आविष्कार होते हैं, जब जब भी कोई इन्वेंशन हुआ है, किसी ना किसी साइंटिस्ट ने सॉरी लगातार उसकी खोज की है, उसको देखा है और बिल्कुल अपने आप को भूलकर, खाना पीना सब कुछ भूलकर तब जाकर कोई नया आविष्कार होता है। लोग उनको कई तरह की बातें करते हैं उनके बारे में कि ये तो पागल हो गया है, ये तो सनकी है। मतलब परिवार वाले भी उनसे रिश्ता नाता तोड़ लेते हैं, क्योंकि वो उनसे मतलब खींचने लगते हैं ना कि क्या है, क्यों कर रही है ये सब। लेकिन उनकी एक सनक रहती है और जब जब कुछ ऐसी जिद सकारात्मक रूप लिए आती है, तब तब समाज में कुछ नए परिवर्तन होते हैं। क्रांतिकारी बादल, हमने उत्साह कविता पढ़ी थी ना, क्रांतिकारियों के मन में भी सनक होती है। क्या सनक होती है? देश की जनता, जो पीड़ित जनता है, उसकी रक्षा करने की। क्या सनक होती है? जो शोषक वर्ग है उसको मुंह तोड़ जवाब देने की। तो सनक का भी सकारात्मक रूप हो सकता है, बशर्ते कि हम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से करें, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, आपको अपने हर एक कार्य को अच्छे से करना है, लगन के साथ करना है। इसलिए यहां पर लिखा है कि मनुष्य अगर ठान ले या उसमें लगन हो तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। कुछ भी हम असंभव नहीं है। इम्पॉसिबल का तो सुना होगा ना कि इम्पॉसिबल यदि हम लिखते हैं, ठीक है, यदि हम इम्पॉसिबल लिखें तो आई एम पॉसिबल, ठीक है, यहां पर आ गया। इसी तरह से हिंदी का भी मैं बताती हूं। असंभव जब हम लिखते हैं, असंभव है असंभव, संभव को बुला रहे हैं हम और वो होकर ही रहेगा, असंभव। आई बात समझ में बेटा कि यहां आई एम पॉसिबल, असंभव नहीं है, संभव कुछ भी, वो भी संभव है। हमें बुलाना होगा उसको अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने हौसले से। और जिसके पास हौसला होता है, जिसके पास आत्मविश्वास होता है, उसकी विजय निश्चित रूप से होती ही है। देर लग जाएगी लेकिन कभी भी मिशन फेल नहीं होगा, कभी भी कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई कार्य नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है 8वां, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया भेद भी लिखिए। क्रिया क्या होता है? मुख्य, किसी भी कार्य के होने का बोध जिन शब्दों से होता है या जो कार्य हम करते हैं वो क्रिया है। चाहे वो किसी भी हम कार्य को कर रहे हैं, यदि आप अभी सुन रहे हैं वो भी क्रिया है, मैं अभी बोल रही हूं वो भी क्रिया है, आप कोई जवाब देंगे, मैं यहां से यहां हाथ ले जा रही हूं वो भी क्रिया है, मैं यहां से यहां घूम रही हूं वो भी क्रिया है, आप अपनी जगह से किताब उठा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो भी क्रिया है। तो मुख्य रूप से क्रिया के, मुख्य रूप से ऐसे बहुत सारे भेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्रिया के 2 भेद होते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं। एक है हमारा सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक।
ठीक है, बस इतना समझते हैं, बाकी तो आपको व्याकरण वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। यहां पर बात हम करते हैं कि सकर्मक क्रिया अर्थात जिससे कोई आउटकम मिले, जिसका कुछ प्रतिफल प्राप्त हो, वो सकर्मक क्रिया। और बाकी क्रियाएं तो सब है, सोना भी क्रिया है, ठीक है, सोना मतलब गोल्ड नहीं, नींद वाला सोना ठीक है। अब आप देखेंगे, वह एक सफेद पोश सज्जन बहुत ही सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। कौन सी क्रिया होगी? बैठे थे, अकर्मक क्रिया, सिर्फ बैठे ही थे ना, कौन सा आउटकम मिल रहा है? नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाए। संगति के लिए, किसी के लिए कुछ तो है सकर्मक क्रिया। ठाली बैठे, ठाली का यहां अर्थ है खाली बैठे। कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। कल्पना करना, एक लेखक, एक कवि और जो भी विचार करते रहते हैं, उनका कुछ उद्देश्य रहता है, वो ऐसे ही कल्पना नहीं करते हैं, ठाली कल्पना नहीं करते हैं, उनका कुछ तो उद्देश्य छिपा रहता है। तो यहां भी आएगी सकर्मक क्रिया, ठीक है। आगे यदि हम चलें तो अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे ही खरीदे होंगे। खरीदा है कुछ, सकर्मक क्रिया। दोनों खीरों के सिर काटे, उन्हें गोद कर झाग निकाला, सकर्मक क्रिया। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, कुछ देखा, ठीक है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, अकर्मक क्रिया। जेब से चाकू निकाला, सकर्मक क्रिया। उनके हाथ में कुछ तो आया, तो जहां आउटकम मिले या जिसका कुछ उद्देश्य हो वहां सकर्मक क्रिया आती है। जहां कर्म आ जाए वहां सकर्मक क्रिया आती है, ठीक है। और जहां बस ऐसे ही क्रिया चल रही हो वो अकर्मक क्रिया होती है मुख्य रूप से। बाकी और भी भेद होते हैं, वो हम व्याकरण वाले वीडियो में आप देख पाएंगे, ठीक है। ओके, समझ आया प्यारे प्यारे मेरे बच्चों? आशा करती हूं आपको समझ में आया होगा। और साथ ही साथ बातों को भी, जो भी मैं आपसे कहती हूं, आप मेरे ही बच्चे हैं, ठीक है। तो अपनी आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाए रखना है। एक हमारा एक ऐसा नहीं है कि बस हमें इतना ही सांचा है, हमारा इतना ही फ्रेम है, इसी के अंदर रहना है। दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, और साथ ही साथ गोल भी है। कभी ना कभी हो सकता है हम और आप मिल जाएं, हाँ। तो ये वास्तविक रूप में फिजिकली हम देखें एक दूसरे को, हो सकता है। तो ये सारी जो बातें हैं वो बस हमें अपने आप को इतने अच्छे मार्ग पर चलाना है कि कोई ये ना कहे कि ये क्या है, अरे ये क्या है, ओ इसको मैं क्यों जानता हूं, या मैं नहीं। आपने सुना होगा ना कि बहुत सफल यदि व्यक्ति होगा तो उसके कई रिश्ते अपने आप आ जाते हैं। ये हमारे मित्र के भाई का वो है, ये तो हमारे पहचान के हैं। और जो असफल व्यक्ति है वो वास्तविक रूप में भी रिलेटिव्स होगा ना, उसका कोई रिलेटिव होगा, तब भी लोग उसको पहचानते नहीं है। तो व्यक्ति का महत्व उसकी सफलता से आंका जाता है। तो अपने आप को सफलता की ओर ले जाना है, ये बस मैं आपसे कहना चाहती हूं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स पर जब भी आप कुछ अपना विषय से संबंधित कुछ सर्च करते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है? अच्छा, आती है। मैं बताती हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे आप, आराम से कीजिएगा। कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बता देती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स सबसे पहले मैग्नेट ब्रेन्स द बेस्ट चैनल ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स आप टाइप करेंगे गूगल पर या क्रोम पर, या जहां आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, सबको जानते हैं कहां से क्या सर्च करना है। मैग्नेट ब्रेन्स किया आपने, मैग्नेट ब्रेन्स पर जैसे ही आप गए तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको सब कुछ एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज सब कुछ दिखाई दे जाएगा कि इसमें क्या क्या आप देख सकते हैं, कौन कौन से वीडियोस आप देख सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। क्या सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट, कोई सा भी चैप्टर, फिर है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, फिर सीबीएसई हिंदी मीडियम, उसके बाद आप देख सकते हैं एनटीएससी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा से रिलेटेड कोई भी जानकारी, या आप ओलंपियाड भी हर एक विषय के होते हैं, उनसे संबंधित कोई भी वीडियो आपको जानना है तब भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको जो कुछ भी सर्च करना है बस जस्ट टाइप, ओके। उसके बाद हिंदी की बात करते हैं। यदि आप हिंदी मीडियम चैनल पर जाना चाहते हैं, हिंदी मीडियम में आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, क्लास 10th की पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो हिंदी मीडियम पर हमने जैसे ही क्लिक किया आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी और आपको आपके बेस्ट टीचर्स नजर आने लगेंगे। साथ ही साथ विषय भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, मैथ्स, अंग्रेजी, इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस, ये सब कुछ आपके सामने नजर आ जाएगा। आप जिस
भी सब्जेक्ट को देखना चाहते हैं जस्ट उस पर क्लिक कर दीजिए। आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं ना ओके, तो हिंदी पर क्लिक करिए। हिंदी पर आपने जैसे ही क्लिक किया आपके सामने इस तरह से स्क्रीन पर आ जाएगा। आप कहेंगे अरे वाह, ये तो वही मैडम है जो मुझे पढ़ाती, इन्हीं का तो वीडियो देखना है मुझे। तो इन्हीं का वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आप पढ़ना क्या चाहते हैं हिंदी मीडियम में, हिंदी चैनल पर आकर आपको जानना क्या है, पाठ्यक्रम। अच्छा, वाह, वेरी नाइस। कि जब तक हम पाठ्यक्रम नहीं जानेंगे कि आखिर सिलेबस में है क्या, हमें पढ़ना क्या है, किताबें कौन सी हैं, कोर्स कौन सा है, क्या हम कोई स्टेशनरी पे जाकर कोई दूसरी बुक तो नहीं ले आए, स्कूल ने कुछ और लिखा था हम कुछ दूसरी ले आए, ऐसा तो नहीं है, बुक लिस्ट में कुछ और था। तो उसके लिए धैर्यपूर्वक पेशेंटली इस वीडियो को आप देखेंगे। क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप जाएंगे पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे बेटे, तो आपको इस तरह से आ जाएगा, हाँ, पाठ्यक्रम, हिंदी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, अब आपके स्कूल में यदि कोर्स ए चलता है तो आपको क्षितिज और कृतिका बुक नजर आ जाएंगी। यदि कोर्स बी चलता है तो स्पर्श और संचयन नजर आ जाएंगी। यदि आप कोर्स ए से संबंधित कुछ भी जानना चाहते हैं या कोर्स बी से संबंधित कोई भी, मतलब चैप्टर संपूर्ण फर्स्ट टू एंड तक, ठीक है, लास्ट तक जो भी चैप्टर्स होंगे उनका बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया है। तो आपको आगे साल भर तक किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी कि चैप्टर क्या है, इसमें क्या है, क्या करना है। आप बिल्कुल आराम से जब भी आपको समय मिले बहुत अच्छे से इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड देखिएगा, स्किप नहीं करना है। स्किप जरा सा भी किया तो आपका कोई भी चैप्टर रह जाएगा और जब आप स्कूल में पढ़ोगे तो कहेंगे अच्छा इसमें क्या था, और फिर से देखना पड़ेगा। इट्स बेटर कि हम वन टाइम में बहुत अच्छे से देख लें। हाँ, एक बार देखने के बाद भी यदि हमें लगे कुछ डाउट है तो बिल्कुल हम उसको पूरा देख सकते हैं, कंप्लीटली देख सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये जो सिलेबस का वीडियो है, ओवरव्यू है, उसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा और आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं भी यहां वहां सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बस मैग्नेट ब्रेन्स पर आइए और आपको सब कुछ मिलेगा, वो भी एकदम फ्री, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है 6 to 12 की एजुकेशन, स्कूल शिक्षा एकदम फ्री, कोई चार्जेस नहीं है बेटा, ना कभी होने वाले हैं। बिल्कुल, यस, हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूं मैं। आप ये मत सोचिएगा कि इन फ्यूचर कभी आ जाएगा कि इतना चार्ज पे करना है या इतने का सब्सक्रिप्शन लेना है, कभी नहीं, नेवर एवर, नो। ठीक है, तो आप बड़े अच्छे से इसी तरह से जैसे जुड़ रहे हैं, आप अपने मित्रों से कहिए, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनको भी लिंक शेयर कर दिया करिए, है ना। तो बेटा अधिक से अधिक हमें लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। और इसी तरह से जिस तरह से आप जुड़े हैं, चाहते हैं कि आप जुड़े रहें, बने रहें मैग्नेट ब्रेन्स पर, हम और आप मिलकर बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं, इतना अच्छा करने वाले हैं कि जब आप अभी 10th में है ना, जब आप और भी आगे क्लास में जाते जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, आप याद करेंगे कि वाह मैडम आपने सही कहा था, वाकई में हम ये कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। और ये सिर्फ यूं ही नहीं है, आप स्वयं समझेंगे, आप समझते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूं, कहीं भी बात बताना, किसी को भी ऐसे ही बात बताना अच्छा नहीं लगता है। अपनी बात को वहीं रखना चाहिए जहां पर समझदार बच्चे हों, व्यक्ति हों। वेरी नाइस, आप सभी से मिलकर, आप सभी से जुड़कर हम बहुत खुश हैं। तो अपने आप को स्वस्थ रखिए, हमेशा खुश रहिए और मैग्नेट ब्रेन्स पर जुड़े रहिए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं इसी पाठ अर्थात लखनवी अंदाज पाठ के MCQs या बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।